हेलो नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल से रोमा दी एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के बारे में। तो आपको पता होगा कि सीबीआई एपीपी का एग्जाम बिल्कुल सर पे है। बच्चों की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने इस सीरीज को शुरू किया है। और अगर अभी तक आप लोगों ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, देखने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर रहे थे तो वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से काफी सिमिलर होता है। और ऐसे ही जब हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ेंगे तो उसका भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड काफी सिमिलर होगा इन सब चीजों से। क्यों सिमिलर है, उसके पीछे का रीजन ये है कि देखो, इस एक्ट को ले आने के पीछे का मोटिव क्या था कि हमें करप्शन को प्रिवेंट करना है। क्योंकि जब हम लोगों ने हिस्ट्री देखा था तो वहां पे मैंने आप लोगों से बताया था कि 1940 में क्या सिनेरियो था। अब इसको हम और अच्छे से डील करेंगे। तो करप्शन क्या होता है, अगर आपको पता है, बताना पड़े किसी को कि करप्शन क्या है, तो ऐसे तो आप बता लोगे कि भाई ऑफिसर्स करप्ट होते हैं, उनका डिसऑनेस्ट बिहेवियर होता है, अपनी पावर को मिसयूज करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि करप्शन शुरू कैसे होता है, तो देखो, करप्शन तब शुरू होता है जब आप पब्लिक ऑफिस को पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज ना करके बल्कि पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल गेन के लिए यूज करने लगते हैं और अपने पावर्स का मिसयूज करने लगते हैं। वहीं से करप्शन का जन्म होता है। करप्शन एक दिन का प्रोसेस नहीं है। आप पहले दिन करते हैं, नहीं पकड़े जाते, दूसरे दिन करते हैं, नहीं पकड़े जाते, तीसरे दिन करते हैं, नहीं पकड़े जाते, और फिर वो एक हैबिट बन जाती है। जब आप उसको अपनी हैबिट बना लेते हो तो वही करप्शन क्या होता है, एक सोशल नॉर्म बन जाता है। तब जब मुझे कोई फाइल लेके जाना होगा ना गवर्नमेंट ऑफिस में, तो मुझे ये रहेगा कि इस फाइल के साथ मुझे कुछ रुपए भी देने पड़ेंगे, तभी मेरी ये फाइल आगे पास होगी। क्योंकि आपने अपनी उस गंदी हैबिट को एक सोशल नॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और ये हैबिट क्यों है, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है वो डिसऑनेस्ट है। आप अपनी पोजीशन, अपने पावर का यूज करते हुए, बल्कि उसको मैं कहूंगी मिसयूज करते हुए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स को के लिए काम कर रहे हैं, उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का गठन हुआ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन हुआ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हम पढ़ते हैं। तो ये सारे एक्ट एक क्रोनोलॉजी में समझने की आवश्यकता है, इसीलिए मैं उसको एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी में करवा भी रही हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि उसी क्रोनोलॉजी में उसको देखिएगा भी। तो ज़्यादा प्रमोशन और तारीफ नहीं करूंगी, बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि कंटेंट पसंद आए तो कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब कराएं और मेरी इस जर्नी को और स्मूथ बनाएं। मेरा जो ये पूरा मेहनत है ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। अगर आपको वीडियो कंटेंट पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्रमोट करने और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है, बहुत अच्छे से पीपीटी बनाना पड़ता है और उतने ही अच्छे से अपनी बातों को आप तक कन्वे करना होता है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट की जब हम बात करते हैं तो विजिलेंस का मतलब क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं हिंदी शब्द की बात करूं तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं सतर्कता। वो पढ़ा है ना, सुना भी होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे, आप सतर्क नहीं रहेंगे, तो ज़रूरी है कि कोई ना कोई घटना तो आपके ऑफिस में होने ही वाली है। इसीलिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा इस एक्ट के तहत, जिनका काम होगा क्या करना, गाइडेंस देना, एडवाइस देना, एज ए गार्जियन बैठना। आपको एज ए गार्जियन बैठ के सबके ऊपर निगरानी रखनी है कि कहीं कोई व्यक्ति, कहीं कोई ऑफिसर कोई गलत काम ना कर दे। उस गलत काम का परिणाम क्या होगा कि करप्शन हो सकते हैं, ऑफिस में काम में डिले हो सकता है, आप फाइल को आगे प्रोसीड ही नहीं करेंगे जब तक आपका जेब गर्म ना हो। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए एक कमीशन बनाया गया है जिसका काम है अलर्ट रहना, ध्यान रखना कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम कर रहे हैं वो अपने काम को बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही ईमानदारी से करें और कोई भी उसमें घपलाबाजी या कोई भी उसमें फ्रॉड, ब्राइबरी, फॉर्जरी वाली हरकतें ना हो। तो जब हम कमीशन के बारे में बात करते हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम क्या होगा, तो देखो भाई, इसके काम की बात करें तो इनका काम सबसे पहला तो यही है कि करप्शन को कंट्रोल करना है। दूसरा, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आती है
तो उस कंप्लेंट को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करवाना, उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी करवाना। दूसरा ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट इंक्वायरीज हैं उनको अच्छे से मॉनिटर करना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना भी इनका एक बहुत बड़ा काम है। और अगर आपने मेरा ये फेवरेट DSPE एक्ट पढ़ा होगा तो सेक्शन नंबर 4 बहुत ही क्लियर शब्दों में क्या बोलता है, कहता है कि देखो भैया, जब भी DSPE कौन है, पहली बात तो ये आपको अगर पता है तो कमेंट करिए। DSP का मतलब है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आज के समय में हम इसको इसी नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जब भी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि उस व्यक्ति ने करप्शन किया है, ठीक है, उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं, वो ऑफेंसेस जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दिए गए हैं, अगर वो चार्जेस उस गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर रखते हैं, तब जब इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है CBI, तो उसका सुपरविजन कौन करता है, उसका सुपरविजन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता है। ये सेक्शन 4 में बहुत क्लियरली हमने पढ़ा। उसमें हमने ये भी पढ़ा कि अगर बाकी किसी मैटर पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है CBI, तो वहां पे सुपरविजन का काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन जहां पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पिक्चर में आता है, वहां पे CBI के ऊपर कौन बैठता है, आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बैठता है। तो इनका काम क्या है, सुपरवाइज करना। किसको सुपरवाइज कर रहे हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कर रहे हैं, जिसे हम DSPE के नाम से भी जानते हैं। तो आशा करती हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे साथ इस एक्ट को पढ़ने से पहले आप लोग अपने पास अपनी डायरेक्ट जरूर रखे होंगे, नहीं रखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई देखो, गूगल से PDF डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। ये हैंड आउट जब आपके पास रहेगा तो आप हर सेक्शन को अच्छे से अंडरलाइन कर पाएंगे, हाईलाइट कर पाएंगे, उसके बगल में अपनी भाषा में उस सेक्शन का क्रक्स लिख पाएंगे, ताकि एग्जाम में आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के उसके मतलब को समझने में टाइम वेस्ट ना करना हो। इसीलिए अपने पास हैंड आउट जरूर रखें और उस हैंड आउट में हर एक चीज को नोट डाउन जरूर करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस एक्ट को समझते हैं और अच्छे से मैं आपको पूरे एक्ट के बारे में बताऊंगी। लेकिन मेरी आदत है कि सबसे पहले हम हिस्ट्री को देखते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये एक्ट क्यों बनाया गया। किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि पहले उसकी हिस्ट्री समझ लो, तब आपको प्रोविजन सब क्लियर होते चले जाएंगे कि हमें क्यों जरूरत थी इस प्रोविजन की, क्यों जरूरत थी इस कमेटी की। आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हम आपको ले चलेंगे 1940 में। जैसा कि मैं DSP एक्ट में जब पढ़ा रही थी तब भी मैं आपको 1940 में लेकर गई थी। तो देखो, 1940 में हमारा जो देश था वो ब्रिटिश रूल के अधीन था। उस समय World War II चल रहा था। जब कोई भी वॉर चल रहा है या कोई भी स्कैर्सिटी आती है, वॉर के समय में वैसे भी कमी होने लगती है, तो ऐसे सिचुएशंस में लोग घपलाबाजी करने लगते हैं, सोचते हैं मैं अपने पास कितना से ज़्यादा सामान इकट्ठा कर लूँ। तो जब World War II चल रहा था ना, तो उस समय भी यही हो रहा था। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, ये लोग फ्रॉड, चीटिंग, करप्शन, फॉर्जरी, ब्राइबरी, इन सब में बहुत अच्छे से लिप्त हो गए थे, अंधाधुंध काम कर रहे थे। ब्लैक मार्केटिंग बिल्कुल पीक पे था, फंड का मिसयूज होना पीक पे था, जो भी फूड ग्रेन्स आते थे, वॉर सप्लाईज आते थे, उसमें धांधलियां हो रही थी, उसमें करप्शन हो रहे थे। ये सब कुछ इतने पीक पे था कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय की। लेकिन इसी प्रॉब्लम के साथ एक और प्रॉब्लम भी थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि भाई हमारे पास सेंट्रल लेवल पे कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उस समय मौजूद नहीं थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो ये भी प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स को समझ में आई। तो ब्रिटिश इंडिया में कहा गया कि देखो, जो स्टेट पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही है। जो ये छोटी सी बीमारी थी करप्शन की, ये हर एक प्रोविंस में फैल चुकी है, और जब ये बीमारी फैल रही है तो इसको कंट्रोल करना और मुश्किल होता चला जाएगा। तो उस समय हमें नीड महसूस हुई कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट, एक सेंट्रलाइज, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होनी चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट करे जब वो कोई भी ऐसा काम करते हैं जो करप्शन के दायरे में आता है, या कोई भी ऐसा मैटर जो फ्रॉड, ब्राइबरी, फॉर्जरी के मैटर के दायरे में आता है। तो इस समय नीड जब महसूस हुई तो 1941 में एक स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन किया गया, जिसे हम कह सकते हैं कि एक टेम्पररी सेंट्रल पुलिस का गठन हुआ। ठीक है, फिर 1943 में क्या हुआ, 1943 में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के नाम से, और ये ऑर्डिनेंस लैप्स होने वाला था, इसीलिए 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लेकर आया गया। ठीक है, इस एक्ट में जिस पुलिस फोर्स का गठन होता है ना, उसी पुलिस फोर्स को हम आज की डेट में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानते हैं।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या इस पुलिस का जो ज्यूरिसडिक्शन था वो सबसे पहले दिल्ली प्रोविंस और चीफ कमिश्नर पुलिस प्रोविंस में ही था, लेकिन सेक्शन 5 में कुछ अमेंडमेंट्स करने के बाद कहा गया कि स्टेट भी चाहे अपनी कंसेंट दे तो ये लोग अपना ज्यूरिसडिक्शन, अपना एरिया एक्सटेंड कर सकते हैं। 1964 में दो बड़े अच्छे काम हुए। पहली बात तो ये हुआ कि जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट था ना, इसको हम लोगों ने गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के माध्यम से रिकॉग्नाइज किया सीबीआई के नाम से। तो जो सीबीआई है ना, जिसके बारे में आप न्यूज़ में सुनते हैं, इसका गठन इस एक्ट के तहत हुआ था। ये अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी को इसी एक्ट से डिराइव करता है। समझ में आई बात। दूसरा ये हुआ, ये काम हुआ था 1 अप्रैल में 1964 में। उसके बाद दूसरा हमें ये पता चला कि जो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना, इसके ऊपर बहुत लोड बढ़ता जा रहा है। लोड क्यों बढ़ रहा था कि देखो भैया, जो हमारा इंडियन पेनल कोड हम पढ़ते हैं उसके 91 सेक्शंस, टोटल 91 सेक्शंस में इन्वेस्टिगेशन का काम इसी बॉडी के ऊपर था। दूसरा, सेंट्रल लेवल पे करीब करीब 16 सेंट्रल एक्ट्स थे जहां पे इन्वेस्टिगेशन का पूरा भार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे था। तीसरा, हमें यह पता चला कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया 1988 का, इसमें भी इन्वेस्टिगेशन करने का जो पूरा भार, जो पूरा जिम्मा था, वो भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ही था। तो एक बॉडी के ऊपर आपने इतना सारा काम दे दिया है तो फिर से यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कतें तो होंगी ही। इसीलिए उस समय पिक्चर में आते हैं हमारी प्यारी सी कमिटी जिसका नाम है संथनम कमिटी, जो श्री के संथनम ने हेड किया था। इनकी रिकमेंडेशन से एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप हुआ था फरवरी के 1964 में, ठीक है। इसके हेड थे श्री के संथनम। इनकी रिकमेंडेशन पे एक कमेटी बनाई गई ताकि करप्शन को प्रिवेंट किया जा सके, और यहीं पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया 2003 में। पार्लियामेंट ने जब ये सीवीसी एक्ट बनाया तो उसके तहत। तो ध्यान रखिएगा, जो ये सीवीसी है ना, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर काम नहीं करती है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इतनी बातें ध्यान में जरूर रखिएगा। आशा करती हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या अगर आपको ये पीपीटी चाहिए होगी तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करिएगा, आपको वहाँ से वो पीपीटी मिल जाएगी। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसके प्रियम्बल को समझते हैं। तो प्रियम्बल की जो ये भाषा है ना, थोड़ी एड़ी टेढ़ी रहती है। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है इस लैंग्वेज में, इसको पढ़ते हैं। तो देखो, इसका जो इन्फोर्समेंट और इनैक्टमेंट डेट है वो 11 सितंबर 2003 है, ठीक है। आप प्रियम्बल पढ़ने के पहले इन लाइन्स को पढ़ लेना। देखिए, ध्यान में ये रखिएगा कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, जो ये कमिटी बनाई जाएगी इस एक्ट के तहत, जिसका कंस्टिट्यूशन होगा, जिसको गठन किया जाएगा, जिसका, ये कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बिल्कुल भी नहीं है। इस एजेंसी का काम क्या है कि ये काम करवाएगी किसके माध्यम से? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से या सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर्स के माध्यम से। ये खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करती है, ये कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, बल्कि ये इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कंडक्ट करवाती है किसी और बॉडी के माध्यम से। समझ में आई बात। दूसरा, कहते हैं यहाँ पे इनको पावर मिला है कि आप ऑफेंसेस को इंक्वायर कर सकते हैं, उन ऑफेंसेस को जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कमिट किया गया है कुछ ही स्पेशल कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स के माध्यम से। फिर तीसरे में कहते हैं कि जो भी आपने काम किया होगा ना, उसकी एनुअल रिपोर्ट आपको देनी पड़ती है, ठीक है। और जो भी इम्प्रूवमेंट या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो सब कुछ आपको उस रिपोर्ट में सजेस्ट करना पड़ता है। अब देखो, अब आप इस पूरे के पूरे प्रियम्बल की लाइन को पढ़िएगा। इस एक्ट के तहत आप क्या कर रहे हो? कंस्टिट्यूट कर रहे हो। क्या कंस्टिट्यूट कर रहे हो? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कर रहे हो, जिसका काम क्या होगा? टू इंक्वायर और कॉज इंक्वायरीज टू बी कंडक्टेड। या तो आप खुद इंक्वायर करोगे या उस इंक्वायरी को आप कंडक्ट करवाओगे। कि कौन सी इंक्वायरी का? तो कहते हैं वो ऑफेंसेस जिसका एलिगेशंस लगा हुआ है स्पेशल या सर्टेन कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स पे। मतलब वो ऑफेंसेस जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में फॉल होते हैं, और उन ऑफेंसेस को किसने कमिट किया है? तो पब्लिक सर्वेंट, जो स्पेशल कैटेगरी के पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है, उन लोगों ने कमिट किया है। तो ये कौन कौन हो सकते हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के में जो भी एम्प्लॉयज या जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी बात हो रही है, या सेंट्रल एक्ट के तहत किसी भी कॉरपोरेशन में किसी भी एम्प्लॉय या
किसी भी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ है वो आते हैं इसमें। इसके बाद गवर्नमेंट कंपनीज, मतलब यहाँ PSUs की बात हो रही है, सोसाइटीज, लोकल अथॉरिटीज जिनका कंट्रोल या ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, वहां के पब्लिक सर्वेंट्स ने अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में फॉल करता है तो उसकी इंक्वायरी आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। पर ध्यान में रखने की बात बस इतनी है कि ये कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, इनके पास पावर है कि आप इंक्वायरी करवाइए या खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद जो भी काम आपने किया होता है उसकी रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होती है। कोई भी इम्प्रूवमेंट या प्रिवेंशन है तो वो भी आप उस रिपोर्ट के माध्यम से सजेस्ट करते हैं। इसके बारे में हम बाकी प्रोविजंस में डिटेल में समझेंगे। तो आशा करती हूँ यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो अभी हमने हिस्ट्री देखा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट हुआ SPE का, मतलब स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया इसको। पर्पस बस इतना था कि जो भी ब्राइबरी या करप्शन के केसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना इन द वॉर सप्लाई डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो इस डिपार्टमेंट के बारे में भी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट में अच्छे से जिक्र किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का गठन हुआ। ये जो यहाँ पे स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट था ये होम डिपार्टमेंट के अंदर प्लेस किया गया। जुरिस्डिक्शन को ऑल यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स तक एक्सटेंड किया गया। पहले नहीं था, पहले सिर्फ दिल्ली प्रोविंस एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंस में ही इनका जुरिस्डिक्शन था। 1947 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में बात हुई कि एसपी ने ऑथराइज किया कि इन्वेस्टिगेट करेंगे हम करप्शन ऑफेंसेस को जो इस एक्ट के अंदर फॉल करेंगे। 1963 में ये जो आपका बॉडी था इसका एक्सपेंशन किया गया। हमें पता चला कि 91 IPC सेक्शंस को ये इन्वेस्टिगेट करता है, 16 सेंट्रल एक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो ऑफेंसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करता है। तो एक जरूरत हुई कि हमारे पास एक सेंट्रल पुलिस एजेंसीज हो जो लार्ज स्केल पे जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक्स क्राइम हो रहे हैं, उनको हैंडल करे। तो 1 अप्रैल 1963 को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जो कि संथनम कमेटी के रिकमेंडेशंस पे बेस्ड है। CBI को क्रिएट किया गया एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के रेजोल्यूशन से, और यहीं पे जो DSPE था ना, इसका नाम बताया गया कि ये क्या है, ये आपका CBI के नाम से जाना जाएगा। 1964 में एस्टैब्लिश किया हुआ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एस्टैब्लिश हुआ संथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे, और इसको काम क्या था कि आपको एडवाइस करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको आप एडवाइस करेंगे विजिलेंस के मैटर्स में, ठीक है। 1997 में एक केस था विनीत नारायण जजमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जो स्ट्रेंथ है इसको थोड़ा सा और बताया और कहा कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पास कमीशन के पास सुपरवाइजरी पावर है ओवर CBI। तो जैसे मैंने बताया सेक्शन नंबर 4 ऑफ DSPE को समझाते हुए, तो उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। 1998 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टैट्यूटरी पावर्स मिले, उनको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, सुपरिटेंडेंस ओवर CBI मिला, पावर मिला इनको कि करप्शन की जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं जो आप कंडक्ट करवा रहे हो दूसरी बॉडी से, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर्स के माध्यम से, उन इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स को रिव्यू करने का पावर इनको मिला। 2003 में एक्ट इनैक्ट हुआ जिसका नाम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट पड़ा, और इस एक्ट के माध्यम से एक स्टैट्यूटरी या मल्टी मेंबर बॉडी का गठन होता है, और उसमें जो भी मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करती है। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपको इस पूरे के पूरे एक्ट का एक टाइमलाइन, एक कंटेक्स्ट समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको PDF चाहिए होगी तो आप मुझसे बात कर सकते हैं उसके सिलसिले में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। आप इसकी PDF ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, जो प्रिलिमिनरी है। इसमें कुछ पढ़ने जैसी कुछ भी बात नहीं है। सेक्शन 1 में नाम बताया गया है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस बताए गए। तो याद रखना इसको ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में समझ लो कि पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आता है, CE है, फिर कमीशन का डेफिनेशन दिया गया है, फिर उसके बाद दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है, फिर गवर्नमेंट कंपनी है, लोकपाल DA में है, और E में प्रिस्क्राइब्ड, और F में विजिलेंस कमिश्नर है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी पढ़ने जैसा नहीं, बस एक क्रोनोलॉजी में दिया है, उसको याद रखना ताकि अगर पूछ ले एग्जाम में तो टिक कर सकूं।
चलो तो अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो बात करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। तो देखो हमारे इस पूरे एक्ट में ना 5 चैप्टर दिए हैं। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम ज़्यादा समय लगाएंगे, और बाकी का जो चैप्टर नंबर 5 है वहाँ पे मिसलेनियस की बात हो रही है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम उसको लास्ट में डील करेंगे। 27 सेक्शंस हैं इन टोटल और 1 शेड्यूल है जहाँ पे ओथ एंड एफर्मेशन की बात की गई है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो देखो सेक्शन नंबर 3 बहुत सिंपल बात कर रहा है कि ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट हम पढ़ रहे हैं, इस एक्ट के तहत एक बॉडी का गठन होगा। उस बॉडी का नाम रखा जाएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, उसके लिए 2 लाइन लिखी गई है कि जितने भी पावर्स उसको कन्फर किए जाएंगे उस बॉडी को, उन सारे पावर्स को वो एक्सरसाइज करेगा, और जितने भी फंक्शंस उनको असाइन किए जाएंगे इस एक्ट के तहत, उन सारे फंक्शंस को भी वो बॉडी परफॉर्म करेगा। तो चलिए बेयर की लैंग्वेज देखते हैं। सेक्शन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं देयर शैल भी, मतलब इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है कि एक बॉडी का गठन हो, उस बॉडी का नाम सीवीसी रखा जाएगा। और सीवीसी क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा वो पावर्स जो उनको कन्फर किए जा रहे हैं, और परफॉर्म करेगा वो फंक्शंस जो उसको असाइन किए गए हैं इस एक्ट के तहत। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन इस तरीके से होता है। अब देखो जो हम यहाँ पे सेक्शन नंबर 3 में पढ़ रहे हैं ना, ऐसा ही एक सेक्शन और आया था 1999 में। 1999 में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था। उस ऑर्डिनेंस के तहत एक बॉडी का गठन भी हुआ था, सेक्शन नंबर 3(1) के तहत। उस बॉडी का नाम सीवीसी था। ठीक है, अब ऑर्डिनेंस का तो एक टाइम पीरियड होता है ना, कितना टाइम पीरियड होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो ऑर्डिनेंस उस टाइम पीरियड के बाद लैप्स हो जाता है। तो जब ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया, मतलब व्हेन द ऑर्डिनेंस सीज टू ऑपरेट, तो बात ही खत्म हो गई। पर उस ऑर्डिनेंस के तहत जिस कमीशन का गठन हुआ था, जिसका नाम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन था, वो सीवीसी उसके बाद भी कंटिन्यू कर रही थी टू ऑपरेट। दैट वाज स्टिल इन एग्जिस्टेंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। मतलब ऑर्डिनेंस का टेन्योर खत्म, टाइम पीरियड खत्म, दैट सीज टू ऑपरेट, बट ऑर्डिनेंस के तहत जो कमीशन गठित हुआ था, वो कमीशन स्टिल ऑपरेशन में था, स्टिल एग्जिस्ट कर रहा था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। तो हम ये कह रहे हैं कि जो 1999 में सीवीसी का गठन हुआ था ना, हम ये मान के चलेंगे कि वो जो कमीशन था वो इस एक्ट के तहत गठित हुआ है। एंड शैल बी डीम्ड टू बी द कमीशन कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। तो जो ये 1999 का कमीशन है, हम मानेंगे कि इसी एक्ट के तहत इसका गठन हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इस कमीशन में रहेगा कौन कौन? तो 3 लोग रहने वाले हैं। एक तो चेयरपर्सन, जिसे हम बोलेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स रहेंगे जो मेंबर के तौर पे जाने जाएंगे। तो एक चेयरपर्सन होगा और 2 मेंबर होंगे। ये सबसेक्शन 2 में ये बात लिखी गई है, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 में क्या बोला जा रहा है कि इनका अपॉइंटमेंट कहाँ से होगा, मतलब कौन सा कैडर होगा जहां से ये लोग अपॉइंट किए जाएंगे। कौन अपॉइंट होगा? चेयरपर्सन और मेंबर। तो देखो एक यहाँ पे लिस्ट दी गई है। कहा जा रहा है कि जितने लोग ऑल इंडिया सर्विस में थे, मतलब जो आईएएस आईपीएस वाले अधिकारी के लोग थे, उन लोगों की बात की जा रही है, जो रह चुके हैं और जो हैं उनकी बात की जा रही है, या वो कोई भी सिविल सर्विस में थे इन द यूनियन, या यूनियन में वो किसी भी सिविल सर्विस में थे, उनकी बात हो रही है, या उन्होंने कोई भी सिविल पोस्ट होल्ड किया है यूनियन में। तो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, 3 कैटेगरी दे दी इन लोगों ने। सिंपल सी पहली बात ये, ऑल इंडिया सर्विस में अगर कोई रहा हो, या किसी भी सिविल सर्विस में रहे हो यूनियन के, या यूनियन का कोई भी सिविल पोस्ट उन्होंने होल्ड किया हो, और उनको नॉलेज हो, एक्सपर्टाइज हो, उनके पास एक्सपीरियंस हो किस मैटर में, वो मैटर जो विजिलेंस से रिलेटेड है, जो पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और उस एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आप पढ़िएगा, having knowledge and experience in the matters relating to vigilance, policy making and administration including police administration। समझ में आई बात? अब सेकेंड कैटेगरी क्या देते हैं? कह रहे हैं कि देखो 2 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हैं। फिर इसमें बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई भी ऑफिस होल्ड किया हो किसी ऐसे कॉरपोरेशन में जिसको इस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल एक्ट के तहत, या कोई भी कंपनी गवर्नमेंट की हो जिसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो, या उसकी ओनरशिप उनके हाथ में हो, तो वहाँ पे जो भी लोग ऑफिस होल्ड कर रहे हैं उनके पास एक्सपर्टाइज हो या एक्सपीरियंस हो किस मैटर में, फाइनेंस से के रिलेटेड मैटर में। और फाइनेंस में क्या क्या इंक्लूड किया जा रहा है? इंश्योरेंस, बैंकिंग, लॉ,
विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन। तो अगर किसी को इन सब चीज़ों की जानकारी है तो उन लोगों में से हम क्या अपॉइंट कर सकते हैं, चेयरपर्सन या मेंबर। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, कह रहे हैं कि देखो भाई, जो आप 3A में जिन लोगों की बात कर रहे हो और जिनकी बात 3B में कर रहे हो, आप तीनों लोगों को एक कैटेगरी में से अपॉइंट नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है, आप आइदर 2 को यहाँ से अपॉइंट कर दीजिए और एक को यहाँ से कर दीजिए, या आप आइदर 1 को, आप एक व्यक्ति को यहाँ से अपॉइंट कर दीजिए एंड आइदर 2 को यहाँ से कर दीजिए। तीनों लोग एक कैटेगरी के नहीं होने चाहिए। देखिए लिखा भी हुआ है फ्रॉम अमंग्स, जो उस पर लिस्ट दी हुई है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर मतलब चेयरपर्सन और मेंबर जो भी अपॉइंट होंगे, नॉट मोर देन 2 पर्सन शैल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज A एंड B। तो 2 लोगों से ज्यादा लोग एक कैटेगरी में बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 3 लोग हैं तो 2 को एक से अपॉइंट करो और एक को एक से अपॉइंट करो, ऐसे ही आप कर सकते हो। ठीक है, तीनों एक कैटेगरी के नहीं होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक व्यक्ति को सेक्रेटरी के तौर पे भी अपॉइंट करेगी और उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, कौन से पावर्स दिए जाएंगे, कौन से ड्यूटीज वो डिस्चार्ज करेंगे, ये सब कुछ कमीशन जो है एक रेगुलेशन के माध्यम से स्पेसिफाई करेगा। तो कौन कौन अपॉइंट हुआ, चेयरपर्सन, 2 मेंबर्स का अपॉइंटमेंट और एक सेक्रेटरी का भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा और वो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो सेक्रेटरी 1999 में अपॉइंट किया गया था ना, उसके बारे में भी यही कह रहे हैं कि जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस रहे हो या जो भी अपॉइंटमेंट हुआ होगा, हम मानेंगे कि दैट हैव बीन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, फिर कहते हैं कि जो कमीशन है अपना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में बताया गया, न्यू दिल्ली में। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन बाकी सबका जो अपॉइंटमेंट है इसके बारे में हमें नहीं पता चला सेक्शन नंबर 3 में। इसलिए हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4 जो बोलता है कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो अपॉइंटमेंट कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे। तो जो प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट साहिबा है वो लोग अपॉइंटमेंट करेंगे बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, फिर बोलते हैं कि प्रेसिडेंट अपने मन से किसी को अपॉइंट नहीं करेंगे, इसके लिए भी एक कमीशन का गठन किया जाएगा। तो वो जो कमिटी होगी ना, उस कमिटी के रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो कमिटी में 3 लोग होंगे, एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे जो चेयरपर्सन कहलाएंगे, दूसरा व्यक्ति होगा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर जिसको हम मेंबर कहेंगे, और तीसरा होगा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल जो मेंबर कहलाएगा। ऐसा सिमिलर सेक्शन हम लोगों ने सेक्शन नंबर 4 पढ़ा था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट में। वहां पे बस एक चीज अलग थी, यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर लिख दिया गया है, वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया था। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी अपॉइंटमेंट हो रहा है चेयरपर्सन और मेंबर का, मतलब सीवीसी और वीसी का, तो कह रहे हैं कि वो इनवैलिड नहीं होगा सिर्फ इस वजह से कि कमिटी में वैकेंसी थी। मतलब मान लेते हैं कमिटी में कोई भी एक पोस्ट वैकेंट रही हो, तो इस वजह से जो भी अपॉइंटमेंट हुआ हो या उस दौरान कोई अपॉइंटमेंट हुआ तो वो अपॉइंटमेंट इनवैलिड नहीं कही जाएगी। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 के बारे में, जो टर्म्स के बारे में बात कर रहा है। तो कितना समय तक ये ऑफिस होल्ड करेंगे, तो सीधे शब्दों में लिखा गया है 4 साल के लिए होल्ड करेंगे। अब ध्यान रखना अभी फिर से कि जो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट हुआ था वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करती है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। और प्रेसिडेंट पे रिकमेंडेशन पे करती है एक कमेटी की जिसमें 3 लोग हैं, पीएम और फिर यहाँ पे होम अफेयर के मिनिस्टर, और उसके बाद जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे उनका कोई भी व्यक्ति होगा एज अ मेंबर। ठीक, टर्म्स की बात कर लेते हैं तो 4 साल का समय है इनके पास, या उम्र की 65 ईयर्स ऑफ एज है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ जाएगी उसमें उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। और कहते हैं कि जैसे ही सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है, इनको मैं सीवीसी ही बोलूंगी आगे ताकि आप लोग भी कंफ्यूज मत होइएगा। और बोलने में कई बार होता है ना कि टंग ट्विस्ट हो जाता है, तो उसमें हम कमिश्नर को कमेटी बोल दे, तो आप कंफ्यूज मत होना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना, बेयर की लाइन पे ध्यान दे लेना उस समय में। तो कह रहे हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है ना, जब ये इनकी ऑफिस का टेन्योर खत्म होगा, मतलब ऑन सीजिंग टू होल्ड द ऑफिस। अब ये कैसे भी हो सकता है, या तो उन्होंने रिजाइन दे दिया हो, या उनका रिटायरमेंट हो गया हो, या उन्हें निकाल दिया गया हो, जो भी हो। तो जैसे ही उनका ऑफिस का समय, मतलब जो समय अवधि दी गई है वो कंप्लीट होती है, टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, देन दैट पर्सन शैल बी इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन द कमीशन। तो उनका रीअपॉइंटमेंट कमीशन में नहीं हो सकता। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ चेयरपर्सन के लिए है, जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है,
फिर सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जो भी 3 और 4 में हम पढ़ेंगे अभी, एवरी विजिलेंस कमिश्नर शैल होल्ड द ऑफिस, यहाँ पे भी 4 साल का है। तो 5(1) में चेयरपर्सन की बात है, 5(2) में यहाँ पे मेंबर की बात है। समय इनका भी 4 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज होगा, विच एवर इज अर्लियर। हर विजिलेंस कमिश्नर जब उनकी ऑफिस का खत्म होगा, देन दैट पर्सन मतलब दैट मेंबर विल बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। जो चेयरपर्सन है उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन जो मेंबर है ना, जिनको हम विजिलेंस कमिश्नर कह रहे हैं, उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 4 के तहत। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो विजिलेंस कमिश्नर है ना, अगर उसको आपने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बना दिया, क्या बना दिया, चेयरपर्सन बना दिया अगर किसी मेंबर को, तो जो उनका टेन्योर होगा ना वो सिर्फ 4 साल ही होगा। अब ये मत सोच लेना कि मैं विजिलेंस कमिश्नर बनूंगी, 4 साल के लिए वो पूरा का पूरा पोजीशन होल्ड करूंगी और फिर 4 साल बाद मैं क्या बन जाऊंगी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर मतलब चेयरपर्सन। ऐसा नहीं होगा, आपका एग्रीग्रेट होगा, मतलब 2 साल आप एज अ विजिलेंस कमिश्नर काम किए हो और बाकी के 2 साल आपका प्रमोशन हो गया और आप क्या बन गए हो, चेयरपर्सन या सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए हो। आपको इन टोटल 4 साल ही मिलने वाले हैं, 8 साल का सपना मत देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड में क्या बोलते हैं कि देखो भाई, हाँ यहाँ पे आता है आपका शेड्यूल पिक्चर में, जो अभी मैंने आपको बताया। तो कहते हैं जब भी सीवीसी और वीसी ऑफिस होल्ड करेंगे, मतलब वो एंटर करेंगे, तो उनको क्या करना होगा, प्रेसिडेंट साहब के सामने मेक एंड सब्सक्राइब मतलब ओथ लेना होगा, अफर्मेशंस लेने होंगे, कैसे, जैसा आपके शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, फिर बोलते हैं जब भी ये लोग रिजाइन करेंगे तो भी ये प्रेसिडेंट को इन रिटर्न अपना रेजिग्नेशन देंगे। फिर इसके बाद कहते हैं इनका रिमूवल कैसे होगा, ये भी 6 में लिखा है, और रिमूवल भी सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही करते हैं। फिर बोलते हैं जैसे ही ऑफिस का इनका टेन्योर खत्म होता है, तो जो ये चेयरपर्सन और मेंबर साहब है ना, इनके ऊपर कुछ पोस्ट रिटायरमेंट रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं PRR। तो पोस्ट रिटायरमेंट रेस्ट्रिक्शन क्या होते हैं कि देखो भाई, जब आप इस पोजीशन को होल्ड कर रहे थे, आपका समय कंप्लीट हुआ, मतलब टेन्योर कंप्लीट हो गया, अब आपने रिटायरमेंट ले लिया, तो रिटायरमेंट के बाद आप किसी भी डिप्लोमेटिक असाइनमेंट में या किसी भी यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे। अगर ऐसा कोई भी अपॉइंटमेंट या कोई भी ऐसी पोस्ट है जहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करते हैं, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। मतलब इन शॉर्ट इतना है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपको होल्ड नहीं करना है आफ्टर द रिटायरमेंट फ्रॉम दिस पोस्ट। ठीक है, तो कहते हैं ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड एवरी अदर विजिलेंस कमिश्नर शैल बी इनएलिजिबल, वो इनएलिजिबल है for any diplomatic assignments, appointment as administrator in the union territory and such other assignment or appointment which is required by law to be made by the president। मतलब प्रेसिडेंट साहब अगर आपको किसी हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के तौर पे अपॉइंट करें, तो आप उस अपॉइंटमेंट के लिए इनएलिजिबल होंगे। फर्दर कोई भी एम्प्लॉयमेंट आप नहीं ले सकते अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए 7 में बात करते हैं कि सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। तो देखो, यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं ना, उनकी जो सैलरी होती है वही सेम सैलरी किसकी होती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरपर्सन की। ठीक है, अच्छी सैलरी है। और जो यूपीएससी के मेंबर होते हैं ना, उनकी जितनी सैलरी है उतनी ही सेम सैलरी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के मेंबर्स की होती है। ठीक है, फिर बोलते हैं कि देखो यहाँ पे भी आपके साथ एक रेस्ट्रिक्शन है, गवर्नमेंट एक साथ आपको कई सारे बेनिफिट उठाने नहीं देगा। जैसे मानते हैं कि आपने कोई प्रीवियस सर्विस की हो, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही की हो, अब उस प्रीवियस सर्विस की आपको कुछ पेंशन बन जाएगी कि इतना पेंशन आपको रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला है। अब आपने क्या किया कि उस सर्विस के बाद आपको एज ए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जैसे कहाँ से अपॉइंटमेंट हो रहा है इन लोगों का, अमंग दी पर्सन, उस पर्सन की लिस्ट में कौन है, ऑल इंडिया सर्विसेज में जो लोग रहे हो या रह रहे हो, ठीक है, या उन्होंने कोई सिविल पोस्ट होल्ड किया हो यूनियन में, तो वो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही तो थे ना, तो वो एक पोजीशन होल्ड करके आए थे। अब उस पोजीशन को जब उन्होंने मतलब रिटायरमेंट लिया तो उसकी पेंशन उनको बन गई। अब जब पेंशन आपको मिलने लगी है तो आपका क्या हुआ, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे अपॉइंटमेंट हो गया। अब जब आप सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। तो वही कहा जा रहा है कि जो तुम्हें पेंशन मिल रही थी प्रीवियस सर्विस से ना, उसको हम इस वाली सैलरी से माइनस करके देंगे।
यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एनी विजिलेंस कमिश्नर एट द टाइम ऑफ इट अपॉइंटमेंट इन रिसीप्ट ऑफ पेंशन, मतलब जब आपको यहाँ पे चेयरपर्सन या मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया जा रहा था तब आप पेंशन रिसीव कर रहे थे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीवियस सर्विस, किसी भी प्रीवियस सर्विस के रिस्पेक्ट में। तो सीधी सी बात क्या ये लोग बोल रहे हैं, कहते हैं कि ऐसे में आपकी जो सैलरी होगी ना उसमें से हम उस अमाउंट को रिड्यूस कर देंगे पेंशन वाली। तो जो आपको सैलरी मिलने वाली है एज अ विजिलेंस कमिश्नर, तो उसमें से आपका क्या माइनस हो जाएगा, पेंशन जो प्रीवियस सर्विस का है वो माइनस करके आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो जो सीवीसी की सैलरी होगी उसमें से आपकी पेंशन माइनस करके फिर आपको सैलरी हाथ में मिलेगी अगर आप प्रीवियस सर्विस से कोई पेंशन रिसीव कर रहे हैं तो। गवर्नमेंट एक साथ आपको डबल बेनिफिट नहीं उठाने देगा। ऐसा ही सेम रूल है उन लोगों के लिए भी जिनका अपॉइंटमेंट या जो लोग ऑफिस होल्ड किए हैं इन द कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल एक्ट या गवर्नमेंट कंपनीज में, तो उनको भी अगर कोई भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है तो रिटायरमेंट के बाद जो भी उनको बेनिफिट मिल रहे हैं उन सारे बेनिफिट को रिड्यूस करके उन्हें सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगर एक बार आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर, तो आपके साथ मतलब अपॉइंटमेंट के बाद पेंशन में, अलाउंसेस में, सैलरी में कोई भी अदर वेरिएशंस नहीं किए जाएंगे। वो पहले ही हो जाएगा कि हाँ इतना इतना माइनस कर देंगे, उसके बाद आपको कोई भी अपॉइंटमेंट का कोई डिसएडवांटेज नहीं उठाना होगा। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बात हो रही है रिमूवल की। तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, कैसे बॉडी कंस्टिट्यूट की जाएगी। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा, फिर हमने टर्म पढ़ लिया। अब जब नौकरी मिल गई, पैसा वैसा उठा रहे हो तो रिमूवल भी होगा। रिमूवल भी 2 ग्राउंड्स पे होते हैं, एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर पे होगा और दूसरा इनकैपेसिटी पे होगा। रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन ऐसे ही डायरेक्ट रिमूव नहीं करेंगे। अगर किसी भी चेयरपर्सन या किसी भी मेंबर के अगेंस्ट कोई भी ऐसी बात आती है कि उसने कोई प्रूव्ड मिसबिहेवियर वाला जो ग्राउंड है ना वो मतलब उसमें फॉल कर रहा है या कोई भी इनकैपेसिटी देखने को मिल रही है, तो प्रेसिडेंट साहब के पास जब ये कान में खबर आती है तो वो उस मैटर को रेफर कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के रिगार्डिंग पूरा का पूरा इंक्वायरी करती है और इंक्वायरी के बाद जो है रिपोर्ट सबमिट करेगी कि हाँ इस व्यक्ति ने ऐसी ऐसी गलतियां की थी और इसको रिमूव करना होगा इस ग्राउंड के तहत, तब जाके प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। ठीक है, तो देखो सेक्शन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, रिमूवल ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर। तो कहते हैं कि इन लोगों का रिमूवल हो सकता है, शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। लेकिन कब, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, रिपोर्टेड दैट कि हाँ ये लोग इस चीज़ में पकड़े गए हैं और इनको रिमूव करना है। इसको ऐसे ब्रेक करके आप पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, यहाँ तक तो आप ऐसे पढ़ लो। लेकिन फिर बोलते हैं आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट reported that the central vigilance commissioner or vigilance commissioner as the case may be ought on such ground to be removed। मतलब हमने देखा कि हाँ उनको रिमूव करना है, बस ध्यान में इतना रखना है कि प्रेसिडेंट साहब रिमूव तो करते हैं लेकिन ऑन रेफरेंस मेड टू इट बाय द प्रेसिडेंट। कौन रेफरेंस देता है, सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट रेफर करेंगे और उस रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करने के बाद अगर उसे लगेगा कि हाँ इनका रिमूवल तो बनता है तो इनको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर बोलते हैं देखो जब इंक्वायरी चल रही होगी ना तो हो सकता है उस समय प्रेसिडेंट साहब क्या करें, बोल सकते हैं कि भाई तुम सस्पेंडेड हो इस दौरान, या बोल सकते हैं कि आपको प्रोहिबिट कर रहा हूं मैं कि आप ऑफिस नहीं आएंगे। तो जब इंक्वायरी चल रही होगी तो उन्हें रोका जा सकता है। किसको, चेयरपर्सन या विजिलेंस कमिश्नर जिसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है उसे रोका जा सकता है कि आप ऑफिस नहीं आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि ग्राउंड्स के बारे में, प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर एज द केस में भी, इन सारे ग्राउंड्स पे। तो ग्राउंड में पहला क्या आता है कि एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट, मतलब बैंकरप्ट घोषित हो गया वो व्यक्ति। ठीक है, ये एक ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड है कि किसी भी व्यक्ति को, ये 3 लोग हैं ना इसमें, इन 3 लोगों को
किसी ऑफेंस के तहत कन्विक्टेड माना जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में ये कहा जा रहा है कि दैट इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड, तो आपने मॉरल डिसऑनेस्टी कर रखी है, ऐसा उनका ओपिनियन है। तो आपको कन्विक्ट किया गया है किसी ऐसे ऑफेंस में जिसके तहत ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन बनती है, तो ऐसे केस में भी आपको रिमूव किया जा सकता है। फिर आता है हमारे पास सी में बात होती है कि देखो, जब आप इतनी अच्छी पोस्ट को होल्ड कर रहे हो एज अ चेयरपर्सन या एज अ मेंबर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे आप हैं, तो आपको बाहर कोई और पोस्ट नहीं होल्ड करना चाहिए, मतलब आप कोई और काम इस दौरान नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट की ओपिनियन में आप मेंटली या फिजिकली अनफिट हैं, मेंटली या फिजिकली अगर आप अनफिट हैं तो भी आपको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। फिर बोलते हैं कि हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, मतलब आपने अपने इस फंक्शन को परफॉर्म करते हुए जो आपको दिए गए हैं यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, आपने उस दौरान किसी व्यक्ति से फाइनेंशियल या कोई भी अदर इंटरेस्ट एक्वायर किया है जो कि आपकी उस पोस्ट के हिसाब से आपको लॉयल नहीं मानता है, तो भी कर सकते हैं, मतलब इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि घूस लिया है, ठीक है। फिर बोलते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी एग्रीमेंट में आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो ये भी माना जाता है कि यू विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर। तो कहते हैं अगर ये लोग किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में इंटरेस्टेड हैं या उससे कंसर्न है, वो एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे किया गया है या वहाँ से वो कोई प्रॉफिट उठाने में इंटरेस्टेड है, तो हम मानेंगे कि दिस इज द मिसबिहेवियर एंड यू विल बी गिल्टी, और उसके रिगार्डिंग भी आपको रिमूव किया जा सकता है। पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्टाफ, तो स्टाफ के रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है कमीशन के साथ मिलकर, कि कितने मेंबर्स ऑफ स्टाफ होने चाहिए, क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, क्योंकि देखो 3 लोग तो ये हो गए, एक तो सेक्रेटरी साहब हो गए, अभी एक डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट होता है डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी के तौर पे, तो इन सब के बाद भी हमें स्टाफ की तो आवश्यकता हो सकती है ना, तो उन स्टाफ के रिगार्डिंग ये बातें चल रही है कि उनके रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, और बनाने से पहले वो क्या करेगी, वो कमीशन के साथ कंसल्ट करेगी, उनके साथ बातचीत करेगी, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 2 जहाँ पे हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 7 तक। अब बात होगी सेक्शन नंबर 8 के बारे में। तो जब हम सेक्शन नंबर 8 पढ़ते हैं तो ये आता है हमारा चैप्टर नंबर 3 के तहत। तो यहाँ पे बात हो रही है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। तो देखो यहाँ पे फंक्शंस एंड पावर्स के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं फिर से बोलूंगी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वाली वीडियो देख के आओ। क्यों देखने के लिए कह रहे हैं, पहला ही फंक्शन इनका पढ़ लो, एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इन सो और एज इट इज रिलेट्स टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस एलिज। तो देखो यहाँ सीधी सी बात इतनी लिखी है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझाती हूँ कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात हो रही है, जिसे हम आज की डेट में सीबीआई का नाम देते हैं। तो जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ऑफेंस माना गया है और किसी भी ऑफिसर के ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत फॉल करता है, तो वहाँ पे उस बॉडी के ऊपर जो इंक्वायरी करेगी, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट उस ऑफिशियल के अगेंस्ट इंक्वायरी करने वाली है, इन्वेस्टिगेशन करने वाली है। तो जो ये कर रहा है ना, जो एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मान लें हम, तो ये जो है ना, इसके ऊपर कौन सुपरवाइज करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, कौन सुपरिटेंडेंस एक्सरसाइज करेगा, तो वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर करता है। और ये हमने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में पढ़ा था बहुत ही क्लियरली। अगर आपके पास उसकी बैरेक्ट हो तो आप उसकी बैरेक्ट खोल सकते हैं, और वहाँ पे आप सेक्शन नंबर 3-4 जब पढ़ते हैं हम लोग तो वहाँ बहुत ही क्लियरली शब्दों में लिखा गया है। सेक्शन नंबर 4 का जो पहला लाइन है, 3 में तो बताया जाता है कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं इसकी कैटेगरी में। 4 जब आप पढ़ोगे तो वहाँ बहुत ही क्लियरली लिखा गया है कि इसको हम दिखा देते हैं आपको। सेक्शन नंबर 26 आप इस एक्ट का पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है। कौन से एक्ट का?
सेक्शन नंबर 26 सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट का। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द सुपरिटेंडेंस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट सो फार एज इट रिलेट्स टू इन्वेस्टिगेशंस ऑफेंसेस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड अंडर द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1998 शैल वेस्ट इन द कमीशन। तो क्या कह रहे हैं, सुपरिटेंडेंस की जो पावर है वो किसके पास जाएगी, वो पावर जाने वाली है आपके कमीशन के पास। यहाँ पे बहुत क्लियर शब्दों में लिखा है सेक्शन नंबर 4 में, और ये सेक्शन नंबर 4 है DSPE का। तो देखो मैं अभी भी बता दे रही हूँ, बाद में भी बताऊंगी कि सेक्शन नंबर 26 हम नहीं डील करने वाले। क्यों नहीं डील करने वाले, क्योंकि ये मैंने DSPE एक्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। इस वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। तो यहाँ सेक्शन नंबर 4 से ही हमें पता चलता है कि सुपरविजन का मतलब सुपरिटेंडेंस का कंट्रोल करने का अधिकार किसका है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। और ये अधिकार किसके लिए मिला इनको, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर रही है जो किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने किया है, तो वहाँ पे इनको विजिलेंस कमिश्नर उन पे सुपरविजन रखता है, या आप कह सकते हो कि कंट्रोल करता है। अब देखो सुपरविजन करने वाला जो पावर है ना, इसको ऐसे समझिए, आगे भी मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे भी मैं इस चीज़ को बता देती हूँ कि जैसे कोई कैमरा है, तो कैमरा क्या करता है, निगरानी रखता है। और जब मैंने शुरू में बताया तो क्या था, सतर्कता, अलर्ट रखना, गाइडेंस की तरह काम करना, आपको एज ए गार्जियन देखना है, तो आपको बस निगरानी रखनी कि कोई भी गलत काम ना करे। तो वो जो निगरानी वाला पावर है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास जाता है, ठीक है। फिर गिव डायरेक्शन टू द दिल्ली स्पेशल, आप सुपरिटेंडेंस का भी पावर एक्सरसाइज कर सकते हो, आप डायरेक्शंस भी दे सकते हो कि भैया जो काम तुम्हें मिला है इन्वेस्टिगेशन करने का वो तुम अच्छे से करो, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको सेक्शन नंबर 4(1) के तहत मिली है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आप एक्सरसाइज करोगे अपनी सुपरिटेंडेंस वाली पावर, या जब आप डायरेक्शंस दोगे ना, तो द कमीशन शैल नॉट एक्सरसाइज द पावर इन मैनर, कि मतलब आप ये नहीं बताओगे कि किस मैनर में तुम्हें काम करना है, किस पर्टिकुलर मैनर में DSPE या CBI काम करेगी, वो बताने वाले आप कोई नहीं होते हो। आपका बस काम है निगरानी रखना, देखना कि हाँ ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप उनको डायरेक्शन दे दो कि ऐसे काम नहीं ऐसे कर लो, पर किसी पर्टिकुलर मैनर में उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए आप उनको कोई भी डायरेक्शन नहीं देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बोलते हैं इंक्वायर और कॉज इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड ऑन रेफरेंस मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर इन इट इज एलिज्ड दैट पब्लिक सर्वेंट बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप इंक्वायर भी करवा सकते हो या इंक्वायरी भी करवा सकते हो, कर भी सकते हो, करवा भी सकते हो, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो उन केसेस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रेफरेंस के माध्यम में देती है। तो पहले तो DSP को उसके ऊपर सुपरिटेंडेंस का पावर है, गाइडेंस दे सकते हैं आप। तीसरे में बता रहा है कि आप इंक्वायरी कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं उन मैटर्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रेफर करके देती है कि ये पब्लिक सर्वेंट ने करप्शन कमिट किया है, ठीक है। फिर आता है डी में बहुत सिंपल बात यही है कि अगर कोई भी ऑफिशियल के अगेंस्ट कंप्लेंट आया है तो उस कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। पहले देखो क्या बोला गया, सी में रेफरेंस की बात की गई है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मैटर रेफर करके आपको देती है, और डी में क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई कंप्लेंट आपके पास आता है तो ऐसे मैटर में आप क्या कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं, इंक्वायरी करवा सकते हैं या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं उनके तहत कि भैया इन लोगों ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसके रिगार्डिंग मेरे पास कंप्लेंट आई है, तो आई नीड टू इंक्वायर दिस या आई नीड द इन्वेस्टिगेशन टू बी डन अंडर दिस एक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस को रिव्यू करने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि देखो जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करती है, सॉरी इंक्वायरी नहीं करेगी, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन करती है ना उसकी जो भी रिपोर्ट है या जैसे वो भी कर रही है उस प्रोग्रेस को आप रिव्यू कर सकते हैं। फिर आपके पास अगर कोई एप्लीकेशन आपके सामने आती है जो पेंडिंग है, ठीक है, तो देखो क्या होता है, जब भी आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई भी केस लेकर जाते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो FIR फाइल करने। आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिएगा F वाले पॉइंट में, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है ना उनसे आपको सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन लेना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के सामने कोई एप्लीकेशन है जो कि सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है और वो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ा है, तो आप उस एप्लीकेशन की प्रोग्रेस को भी रिव्यू कर सकते हो। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास इतना पावर है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हैं, कॉर्पोरेशंस को एडवाइस कर सकते हैं अगर वो लोग आपसे किसी भी मैटर पे एडवाइस मांगते हैं तो, लेकिन उस एडवाइस से वो लोग बाइंड नहीं होंगे। एडवाइस आपने दे दिया, बात खत्म,
अगर उन्होंने मांगा है तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन आगे बोला भी जा रहा है कि अगर आप उनकी एडवाइस नहीं मान रहे हो किसी मैटर में, तो क्यों नहीं मान रहे हो ये भी आप लिख के बताना। चलो एच में क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द विजिलेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें हर मिनिस्ट्री में विजिलेंस डिपार्टमेंट है अगर, तो वहाँ पे भी आप अपनी सुपरिटेंडेंस वाली पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो उस विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन के ओवर। ठीक है, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। प्रोवाइजो में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि देखो नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज द कमीशन to exercise superintendence over the vigilance administration in any manner that is not consistent। तो कह रहे हैं कि आप कोई भी ऐसे मैनर में नहीं उनके ऊपर सुपरिटेंडेंस या ऑथराइज उनको मतलब आप सुपरवाइज या कमीशन ऐसा कोई भी सुपरविजन वाला पावर नहीं यूज करेगी जो बताए गए रूल से इनकंसिस्टेंट हो। पहली चीज ये। दूसरा ये भी बोला जा रहा है कि जो भी पावर्स आपको दिए गए ना, आप उन्हीं पावर्स के हिसाब से काम करो। आप कोई भी पावर आपके पास ये नहीं कि आप कैसे पॉलिसी बनाओगे, इन सब चीजों में आपको नहीं पढ़ना है। जितना काम कहा जा रहा है बस उतना करिए, फालतू का इंटरफेरेंस आपको नहीं करना है कि पॉलिसी मैटर्स पे आप डायरेक्शन दो, आपका कोई भी अधिकार नहीं है वहां पे। ठीक है, अब देखो सबसेक्शन 2 में क्या कह रहे हैं। यहाँ पे तो पावर्स की बात कर ली 1 में, अब 2 में बता रहे हैं कि देखिए भैया अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 1 के डी में एक लाइन पढ़ी थी हम लोगों ने जिसपे हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए ध्यान दे लेते हैं। तो देखो 2 यहाँ पे क्या लिखा है, कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स। सॉरी एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है 8(1)D में क्या लिखा है, सच कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स। यहाँ पे कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स लिखा हुआ है, तो ये कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स कौन होंगे इसके लिए सबसेक्शन 2 पढ़ना पड़ता है हमें। तो इसमें भी 3 कैटेगरी दी गई है। पहले में तो बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में जो भी मेंबर्स रहे हो, पहली चीज, और उनका जो भी कनेक्शन रहा हो यूनियन या ग्रुप ए के ऑफिसर से, तो वो लोग उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अगर वो लोग क्या करते हैं, कोई भी करप्शन करते हैं या कोई भी ऐसा ऑफेंस करते हैं जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ऑफेंस है, तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जो भी होगी, तो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगी उसके ऊपर सुपरिटेंडेंस किसका होगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, सेक्शन 4 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, आप देखो बी में क्या बोल रहे हैं कि सच लेवल ऑफ ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स जिनका अपॉइंटमेंट उन कॉरपोरेशंस में हुआ है जो सेंट्रल एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट के, या पीएसयूज में है या सोशल अथॉरिटीज में है, जहां पे भी कंट्रोल या ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो वहां पे काम कर रहे ऑफिसर्स को भी हम उसी कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स में डालते हैं। फिर आते हैं कि देखो अगर कोई भी नोटिफिकेशन के माध्यम से गवर्नमेंट हमें ये नहीं बता रही है कि ये कैटेगरी के ऑफिसर्स ही उसमें फॉल करेंगे, तब तो कोई बात ही नहीं है। आप नहीं बता रहे हो तो हम ये मानेंगे कि जितने भी कॉरपोरेशंस में, कंपनीज में, सोसाइटीज में, लोकल अथॉरिटीज में क्लर्क से लेके मैनेजर तक जितने लोग भी काम करेंगे, हम उन सबको ऑल ऑफिसर्स के कैटेगरी में लाएंगे या स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑफिसर्स में लेकर आएंगे। ठीक है, सी में बात करते हैं कि अगर देखो ग्रुप ए के जितने भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर तो सीवीसी का डायरेक्ट कंट्रोल आ गया, ठीक, हमने पढ़ लिया। लेकिन जो ग्रुप बी सी डी में फॉल करते हैं उनका क्या, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि अगर लोकपाल क्या करता है, रेफर कर देता है कोई भी मैटर, किसको रेफर करेगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, तो वहां पे उस ऑफिशियल वाला लिस्ट हमने पढ़ा 8(1)D में, वहां पे उन मेंबर्स में ग्रुप बी सी डी के लोग भी इंक्लूडेड हो जाएंगे। और फिर वो सारे स्टाफ्स वगैरह जिनका भी अपॉइंटमेंट किसी कॉरपोरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हुआ है और वो ग्रुप बी सी डी के कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो वो लोग भी उसमें आ जाएंगे। ठीक है, प्रोवाइजो में फिर से वही बात कि अगर गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं बता रही है कि कौन कौन ऑफिसर्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, जितने भी ऑफिसर्स वहां काम कर रहे हैं उन सबको उस कैटेगरी में हम मान के चलेंगे कि दैट पर्सन इज व्हाट इट इज, कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स है, वो वही कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स हैं जिनके बारे में 8(1)D में बात हुआ है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 8A के बारे में। अब बात करते हैं एक्शन ऑन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन रिलेशन टू पब्लिक सर्वेंट्स।
तो देखो क्या हो रहा है कि अभी तक तो हमने बात कर लिया कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, कौन किसके किसके ऊपर करोगे ये भी हमने देख लिया। अब कह रहे हैं जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसके बारे में। तो कहते हैं देखो, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिलेटिंग टू करप्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप सी डी ऑफिशियल्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट द फाइंडिंग ऑफ द कमीशन डिस्क्लोज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि देखिए भैया, हमने देख लिया कि आपके ऊपर ये एलिगेशंस लगे थे, अब हमने इंक्वायरी भी कर ली, इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, तो एक जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी उससे हमें पता चल रहा है कि हाँ इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा ऑफेंस किया है, या इसने रूल्स को वायलेट किया है, या हाँ इसने कोई भी करप्शन किया है जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में फॉल करता है। तो क्या किया जाएगा, मतलब हमें जैसे ही पता चलता है कि ग्रुप सी ग्रुप डी के ऑफिशियल्स जो है सच में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो रूल्स को वायलेट किया गया है, तो ऐसे केस में सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉज एन इन्वेस्टिगेशन बाई एनी एजेंसी, किसी एजेंसी के माध्यम से आप तुरंत इन्वेस्टिगेशन कराओगे, चाहे वो एजेंसी सीबीआई हो या सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर्स हो या कोई भी एजेंसी हो जो आपको सही लगती है। ठीक है। दूसरा, इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी आप इनिशिएट करा सकते हो। आइदर यू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन, यू कॉज एन इन्वेस्टिगेशन टू बी स्टार्टेड, या आप इनिशिएट कर सकते हो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, या अगर आपको लगता है कि नहीं भाई पब्लिक सर्वेंट्स ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, तो क्या करोगे, क्लोजर रिपोर्ट बनाओगे। ठीक है। और आप क्या करने जा रहे हो, जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट किया था ना, मतलब मान लेते हैं मिस्टर ए के खिलाफ कंप्लेंट आया, और मिस्टर ए क्या है, ग्रुप सी या ग्रुप डी के ऑफिस मेंबर हैं या ऑफिसर रहे हों गवर्नमेंट सर्विस में, और इनके खिलाफ कंप्लेंट आया कि इन्होंने कोई करप्शन किया है। अब इंक्वायरी करने के बाद, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद आपको पता चलता है कि नहीं इन्होंने तो कोई भी ऐसा करप्शन या कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट किया ही नहीं है। तो मिस्टर ए के खिलाफ कंप्लेंट किसने की थी, मिस्टर जेड ने की थी। तो जो मिस्टर जेड ने कंप्लेंट की थी ना, तो इस कंप्लेनेंट के खिलाफ आप प्रोसीड कर सकते हो सेक्शन नंबर 46 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। मतलब अगर ए गिल्टी फाइंड हो रहा है, इंक्वायरी के तहत आपको पता चल रहा है कि हाँ इस व्यक्ति ने गलत काम किया है, रूल्स को वायलेट किया है, तब तो आप इन्वेस्टिगेशन करवा लो या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करा लो। अगर नहीं किया है तो आप सी में क्या करोगे, क्लोजर रिपोर्ट फाइल करोगे, और जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट किया था उसके अगेंस्ट आप एक्शन लेंगे सेक्शन नंबर 46 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत। कहते हैं जो भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है सबसेक्शन 1 में, शैल ऑर्डिनरली बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर अंदर आपको ये इंक्वायरी कंप्लीट करनी है। लेकिन अगर आपके पास कोई रीजन आ जाता है तो आप उस रीजन को रिकॉर्ड करने के बाद 90 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर ये एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है। 8B की तरफ पढ़ते हैं, एक्शन और इन्वेस्टिगेशन। मतलब देखो ये चीज पिक्चर में क्लियर रखो, अपने दिमाग में ये पिक्चर क्लियर रखो कि मिस्टर जेड ने मिस्टर ए के खिलाफ एक कंप्लेंट डाला कि इन्होंने करप्शन किया है। अब इसमें 3 चीजें हो सकती हैं, एक तो हो सकता है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा हो सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन, 2 चीजें हो सकती हैं। तो हमने देखा, तीसरी चीज में देख लिया कि अगर ये व्यक्ति गिल्टी नहीं है तो इस व्यक्ति के खिलाफ, जेड के खिलाफ क्या करोगे आप, सेक्शन नंबर 46 के तहत इंक्वायरी कर मतलब कंप्लेंट प्रोसीड कर सकते हो आप उस मिस्टर जेड की तरफ। लेकिन अगर ए गिल्टी है और इंक्वायरी हुई तो इंक्वायरी का समय 90 दिन का दिया जा रहा है 8A के तहत। 90 दिन में आप उस इंक्वायरी को कंप्लीट करिए। अगर आपको कुछ और समय लगता है तो आप उसको क्या करेंगे, 90 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा का समय आपको नहीं दिया जाएगा। फिर कहते हैं कि जो आपका इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है मतलब मिस्टर ए के तहत, उसके रिगार्डिंग ये दिया जा रहा है कि इट शैल डायरेक्ट एनी एजेंसी टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन as soon as possible and complete the investigation within a period of 6 months from the date of its order and submit the investigation report and its finding to the commission। तो जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी ना, जो 8A में ऊपर लिखा हुआ है, इसको कंडक्ट करने का समय 90 दिन का है। लेकिन अगर हमें पता चलता है इंक्वायरी के बाद कि हाँ ये व्यक्ति गिल्टी है, तो आपको 6 महीने का समय मिल रहा है इन्वेस्टिगेशन करने का। अब इन्वेस्टिगेशन कोई भी एजेंसी कर सकती है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्हें एज सुन एज पॉसिबल मतलब 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन करके वो रिपोर्ट कमीशन को भेजनी पड़ेगी। कौन सा कमीशन को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। प्रोवाइजो में दिया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो फर्दर आप 6 महीने और भी एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन रीजंस आपको राइटिंग में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 173 इन उसके बाद इसमें कहते हैं एनी एजेंसी
इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस रेफर्ड टू इट बाय कमीशन सबमिट द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू द कमीशन। आप क्या करोगे, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है कमीशन को ही सबमिट करोगे। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टिगेशन किया है, कोई भी एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कमीशन क्या करेगी, कमीशन को जब वो रिपोर्ट आप देते हो तो वो या तो चार्जशीट फाइल कर सकती है, मतलब वो क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकते हैं उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, या वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर सकते हैं, मतलब जो भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स उनको लगती हैं वो उन प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करवा सकते हैं। तो दो चीजें हैं, जब आपको रिपोर्ट मिल जाती है कमीशन को तो वो या तो क्रिमिनल रूट फॉलो करेगी जिसके माध्यम से वो चार्जशीट फाइल करेगी, या वो डिपार्टमेंटल रूट फॉलो करेगी जिससे वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग को इनिशिएट कराएगी। ठीक है, 8C पे पहुंचते हैं। सॉरी, सेक्शन नंबर 9 है, 8C नहीं है। देखो सेक्शन नंबर 14 तक थोड़ा हैवी लगेगा, उसके बाद बहुत इजी है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। आप इस वीडियो को 2 या 3 पार्ट में भी देख सकते हैं, मतलब पॉज करके थोड़ा ब्रेक लेके फिर आ जाओ, पर इस एक्ट को अच्छे से देखना। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हर एक चीज को मैं सिंप्लीफाई कर सकूं। प्रोसीडिंग्स ऑफ कमीशन की बात करते थे, द प्रोसीडिंग ऑफ कमीशन शैल बी कंडक्टेड एट इट्स हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर के बारे में कहाँ लिखा था, सेक्शन नंबर 3 के सबसेक्शन 6 में लिखा था कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा। ठीक है, कमीशन में बाय अनएनिमस डिसीजन। अब जब हम बात करते हैं अनएनिमस डिसीजन तो इसका मतलब है एक जैसा डिसीजन होना चाहिए कमीशन का। कमीशन में रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ इट्स बिजनेस एज एलोकेशंस ऑफ इट्स बिजनेस अमंग द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और अदर विजिलेंस कमिश्नर। तो कहते हैं जो भी प्रोसीडिंग्स है कमीशन की वो हेडक्वार्टर्स में कंडक्ट करी जाएंगी, और जो भी कमीशन के डिसीजंस आते हैं किसी भी प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए या किसी भी बिजनेस को एलोकेट करने के लिए, वो डिसीजन एक जैसे होने चाहिए, मतलब सबकी एक राय होनी चाहिए, एक फुटिंग पे सब होने चाहिए, एक पेज पे सब होने चाहिए। ठीक है, जो भी बात हमने सबसेक्शन 2 में पढ़ी, ऑल बिजनेस ऑफ द कमीशन शैल एज फार एज पॉसिबल बी ट्रांजेक्टेड अनएनिमसली। अब भाई कमीशन में 3 ही लोग हैं, अब 3 लोगों की 3 राय होगी तो डिस्प्यूट तो आएगा ना, तो तीनों लोगों के एक फुटिंग पे आना पड़ेगा, तो सबका डिसीजन जो होगा वो अनएनिमस डिसीजन होना चाहिए। फिर बोलते हैं कि जो भी चीज आपने 3 में पढ़ी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर, अगर उनका डिफर इन ओपिनियन आता है तो मेजॉरिटी के ओपिनियन के साथ हम चलेंगे। मतलब मान लेते हैं 3 लोग हैं, 2 लोग कुछ बोल रहे हैं, 1 लोग कुछ बोल रहे हैं, तो जो 2 लोग बोल रहे हैं उस बात को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, ये प्रोसीडिंग की बात हो गई। 5th में कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं, अगर आपके पास मतलब वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन की वजह से, तो जो सीनियर मोस्ट विजिलेंस कमिश्नर होगा वो प्रिसाइड करेगा मीटिंग। मतलब अगर चेयरपर्सन साहब किसी रीजन की वजह से मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं तो जो सीनियर मोस्ट विजिलेंस कमिश्नर होगा, मतलब जो मेंबर होगा, दैट मेंबर शैल प्रिसाइड बाय दैट मीटिंग। नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द कमीशन शैल बी इनवैलिड, सिर्फ इस वजह से कि कोई भी वैकेंसी थी या कोई डिफेक्ट था इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन, या कोई भी डिफेक्ट हो गया था अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन के तहत, मतलब जब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हो रहे थे उसमें कोई डिफेक्ट हो गया था, तो इस वजह से कोई भी प्रोसीडिंग या कोई भी एक्ट इनवैलिड नहीं माना जाएगा। कोई भी इरेगुलरिटी आ गई प्रोसीजर में तो भी वो, अगर वो मेरिट ऑफ द केस को अफेक्ट नहीं करती है तो उसको भी हम इनवैलिड नहीं करेंगे। अगर वो मेरिट ऑफ द केस को इफेक्ट करती है तो वो डिसीजन इनवैलिड हो सकता है, अगर नहीं करे तो दैट डिसीजन विल नॉट बी इनवैलिड। तो हमने सेक्शन नंबर 9 में प्रोसीडिंग पढ़ लिया। 8B हम लोगों ने एक्शंस के बारे में पढ़ा था, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, और 8A में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में, और हमने 8 में पूरा पढ़ा फंक्शन पावर्स ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं आप सेक्शन नंबर 10 की तरफ। सेक्शन नंबर 10 कहता है कि विजिलेंस कमिश्नर टू एक्ट एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मतलब ये जो मेंबर है ना, ये कभी कभी चेयरपर्सन की तरह भी काम करेगा। कब कब करेगा, अगर विजिलेंस कमिश्नर मतलब चेयरपर्सन की डेथ हो जाती है या वो अपनी ऑफिस को छोड़ देते हैं या कोई भी ऐसा रीजन होता है, तो प्रेसिडेंट साहब अथराइज करते हैं इस मेंबर को कि तुम काम करोगे एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मतलब एज अ चेयरपर्सन। फिर बोलते हैं अगर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर मतलब चेयरपर्सन अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा, अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर से प्रेसिडेंट साहब क्या बोलेंगे कि जो भी विजिलेंस कमिश्नर होगा ना उसको बोलेंगे कि भैया आप इसकी ड्यूटी को डिस्चार्ज करो जब तक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपनी ड्यूटी को रिज्यूम ना कर ले। जैसे नहीं होता था, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हमारे कोई टीचर एब्सेंट होते थे तो उनकी जगह किसी और टीचर को भेज दिया जाता था, और वो टीचर कई बार हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ाते भी थे और कई बार उनकी कैजुअल क्लास लगती थी, बस वो आके बैठ के चले जाते थे। तो कई बार होता भी था कि मान लो इंग्लिश का टीचर एब्सेंट हो गया तो दूसरे इंग्लिश के टीचर को भेजते थे, और वो इंग्लिश के टीचर हमें तब तक पढ़ाते थे जब तक हमारे पहले वाले टीचर अपनी ऑफिस को ना ज्वाइन कर ले। वही सेम चीज इसमें भी है। ठीक है,
सेक्शन नंबर 11 बताते हैं पावर रिलेटिंग टू इंक्वायरीज। तो कहते हैं कमीशन वाइल कंडक्टिंग एन इंक्वायरी रेफर्ड टू इन क्लॉज बी सी ऑफ 81C। तो कहते हैं कि देखो उनके पास वो सारी पावर्स होंगी जो सिविल कोर्ट की होती है। तो कमीशन के पास सिविल कोर्ट जितना पावर होता है, वो समन कर सकते हैं, वो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट को रिक्वायर कर सकते हैं, डिस्कवरी करवा सकते हैं उसकी, वो एविडेंसेस ले सकते हैं एफिडेविट पे, वो पब्लिक रिकॉर्ड या कॉपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो इशू कर सकते हैं कमीशन को विटनेस के एग्जामिनेशन और अदर डॉक्यूमेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो उनको सही लगता है, क्योंकि उनके पास उस समय सिविल कोर्ट जितनी पावर होती है। सेक्शन नंबर 11 वो पावर उनको दे रहा है। 11A में बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी के बारे में फॉर मेकिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो एक व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी। ये व्यक्ति ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से नीचे का नहीं होगा। इसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फॉर कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज रेफर टू द कमीशन बाय लोकपाल। तो जो यहाँ पे लोकपाल ने केसेस को रेफर किया था, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, उन केसेस को जब वो रेफर करते हैं तो उनकी इंक्वायरी करने के लिए डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी का अपॉइंटमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत, वही करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को वो ऑफिसर्स देंगे, वो एम्प्लॉयज देंगे जो कि उस फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए उन्हें हेल्प कर सके। प्रोसीडिंग बिफोर कमीशन की बात करते हैं तो सिविल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है बिल्कुल वही प्रोसीडिंग मानी जाएगी। शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 195 एंड चैप्टर नंबर 26 ऑफ CRPC। अब ये चेंज हो गया होगा, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब सेक्शन नंबर 13 की तरफ। तो कहते हैं कि ये चैप्टर नंबर 4 अब हमारा शुरू हो रहा है। कहते हैं कि देखो जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं कमीशंस में, तो वो सब कुछ आप कहाँ से लोगे, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको मिलेगा। मतलब जो भी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को सैलरीज दी जाएंगी, अलाउंसेस दी जाएंगे, जो भी पेंशन्स दिए जाएंगे, या विजिलेंस कमिश्नर को या सेक्रेटरी को या जो स्टाफ है कमीशन के उनको, उन सब लोगों को जो भी सैलरी दी जाएगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी। एनुअल रिपोर्ट की बात हमने शुरू में किया था। तो देखो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन। कमीशन की ड्यूटी है कि वो क्या करेंगे, एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे प्रेसिडेंट साहब को कि उन्होंने कौन कौन सा काम इस साल में किया है। जब आपका ईयर क्लोज होने वाला रहेगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट साहब को। फिर कहते हैं जो रिपोर्ट की बात हम सबसेक्शन 1 में कर रहे हैं, इसमें आप बताओगे कि दिल्ली स्पेशल पुलिस ने क्या काम किया है और बाकी इस्टेब्लिशमेंट जो थी उन्होंने क्या काम किया, सबके सेपरेट पार्ट ऑन फंक्शनिंग के बारे में आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। जब प्रेसिडेंट साहब को वो रिपोर्ट मिल जाती है तो प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, शैल कॉज द सेम टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्योंकि हमने शुरू में बोला था कि जो हमारा ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, अगर आपने शुरुआत की लाइंस में ध्यान दी होगी तो वहां पे लिखा हुआ था कि ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। तो जब आप एनुअल रिपोर्ट देते हो प्रेसिडेंट साहब को, तो प्रेसिडेंट साहब उसको क्या करेंगे, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, उनके सामने रखेंगे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल ही है पार्लियामेंट को। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हमने सेक्शन नंबर 14 तक कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। सेक्शन नंबर 15 से पार्ट शुरू हो जाता है मिसलेनियस के बारे में, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको बस हल्का सा देख लीजिए। तो कहते हैं कि देखो जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है या विजिलेंस कमिश्नर है या सेक्रेटरी है या कोई भी स्टाफ है, अगर उन लोगों ने कोई भी ऐसा काम किया है जो कि गुड फेथ में है या जो उन्होंने इस एक्ट के तहत इंटेंट होकर किया है, तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट आप कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 15 के तहत उनको प्रोटेक्शन मिली है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर या स्टाफ, ये लोग पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। ये इस समय मुझे यहाँ तक याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 228 ऑफ दी BNS है, मतलब सेक्शन नंबर 2 का सबसेक्शन 28। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेक्रेटरी या स्टाफ क्या माने जाएंगे, इनको आप पब्लिक सर्वेंट मानोगे। 17 में रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी मेड ऑन रेफरेंस ऑफ कमीशन टू बी फॉरवर्डेड टू दैट कमीशन। तो कहते हैं जो भी इंक्वायरी है ना, जो एजेंसी के माध्यम से की जाएगी, उसको आपने क्या करना है, वो आप कमीशन को फॉरवर्ड करोगे। कमीशन शैल, जब कमीशन को वो रिपोर्ट मिल जाती है तो उसको आप देखने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को या जो भी कॉर्पोरेशन हैं उनको आप एडवाइस दे सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें ये करनी है। ये भी हमने शुरू में किया कि ये एडवाइस दे सकते हैं कि ये इंप्रूवमेंट आपको लाना चाहिए, ये इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ये 17 का 2 बोलता है। 17 का 3 बोलता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है या कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश हुए इस एक्ट के तहत, अगर उन्हें भी कोई भी एडवाइस की आवश्यकता है तो वो एडवाइस भी वो लोग मांग सकते हैं। किससे मांगेंगे वो एडवाइस? वो एडवाइस भी इनको मांगनी होगी इसी कमीशन से। तो यहाँ पे दिखा है ना, शैल कंसीडर द एडवाइस ऑन द कमीशन एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। प्रोवाइजो में दिया जा रहा है कि कोई भी कॉर्पोरेशन जो स्टैब्लिश हुआ है सेंट्रल एक्ट के तहत,
या इन लोगों के तहत, तो कह रहे हैं एज अ केस में भी अगर वो एग्री नहीं कर रहे हैं कमीशन के एडवाइस से, तो ऐसे में उनको रीजंस रिकॉर्ड करके देना पड़ेगा और ये बात बतानी भी पड़ेगी कि मैं क्यों आपकी एडवाइस को नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि आपको ये बात मतलब आप सिर्फ इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब मैंने आपको एडवाइस दिया, आपने माना नहीं माना ये आपका वो है, लेकिन आपने क्यों नहीं माना ये बात आपको मुझे इन रिटर्न देनी पड़ेगी, बिकॉज आई एम द कमीशन और आप मुझे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 17 में बोल रहे हैं कि रिपोर्ट ऑफ एनी इंक्वायरी मेड ऑन रेफरेंस बाय कमीशन, अगर वो फॉरवर्ड की जाएगी कमीशन को, उसी कमीशन को फॉरवर्ड की जाएगी। ठीक है, आई होप मैं क्लियर हूँ। 18 में क्या बात करते हैं कि पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो आपका कमीशन है ना, ये रिपोर्ट्स के लिए, रिटर्न्स के लिए, स्टेटमेंट्स के लिए आपको क्या कर सकती है, आपको कॉल कर सकती है, आपको बोल सकती है कि आपने मतलब आपसे बोल सकती है कि मुझे रिपोर्ट दो, वो रिपोर्ट्स जहाँ पे सुपरवाइज किया गया है विजिलेंस एंटी करप्शन वर्क को, उन सब के रिगार्डिंग जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आप हमें दीजिए। कंसल्टेशन विद द कमीशन, आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंसल्ट कर सकता है कमीशन से कुछ मैटर्स में जहाँ पे उन्हें ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है इन मेकिंग एनी रूल्स, अगर आपको कोई रूल्स या रेगुलेशंस बनाने हैं विजिलेंस डिसिप्लिनरी मैटर्स को गवर्न करने के लिए, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, कंसल्ट द कमीशन। ठीक है, 20 में बोलते हैं पावर टू मेक रूल्स, तो कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। ठीक, इसका मतलब इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए आप रूल्स बना सकते हो। सबसेक्शन 2 में बोलते हैं कि जब भी आप रूल्स बना रहे हो तो ध्यान में बस इतना रखना कि कोई भी रूल जो है ना यहाँ पे बस इतनी बात करें कि आप रूल्स किसके बारे में बना सकते हो, तो जो मेंबर्स ऑफ स्टाफ हैं उनकी कंडीशंस, टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विस हमने सेक्शन नंबर 7 में पढ़ी थी। कोई भी पावर ऑफ सिविल कोड जो आपको सेक्शन नंबर 11 के तहत प्रिस्क्राइब की गई है उससे रिलेटेड आप रूल्स बना सकते हो। कोई भी मैटर जो आपको लगता है कि ज़रूरी है आप उसके रिगार्डिंग भी रूल्स बना सकते हो। अब जो भी आप रूल्स बनाओगे ना, ये मैं ऊपर बोलने जा रही थी, जो यहाँ सेक्शन नंबर 21 का पार्ट है, तो कहते हैं दैट रूल शैल नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट, वो एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। मतलब आप ध्यान में रखिए कि आप जो भी रूल बना रहे हैं वो एक्ट में दिए गए प्रोविजन से मतलब उसको ओवरराइड भी ना करे, उसके इनकंसिस्टेंट भी ना हो, इलीगल भी ना हो। फिर यहाँ पे भी बोलते हैं कि इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर सच रेगुलेशन, जो भी रेगुलेशंस आप बना रहे हो, यहाँ तो रूल्स की बात हो रही है कि रूल्स अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन रेगुलेशंस भी जो है उसमें ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द सेक्रेटरी की बात हो सकती है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कमीशन की बात हो सकती है, इनके रिगार्डिंग आप रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं। नंबर 22 बोलता है नोटिफिकेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, तो कहता है कोई भी नोटिफिकेशन जो इशू किया जा रहा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या नोटिफिकेशंस हैं ये आप हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। ठीक है, अगर रखने के बाद क्या होगा कि 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट चाहे तो उसको मॉडिफाई कर सकती है और चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकती है। मॉडिफाई कर दिया तो ठीक है, रिजेक्ट कर दिया तो बात ही खत्म हो गई वहीं पे। 23 में बात होती है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज के बारे में, कहते हैं अगर कोई भी डिफिकल्टी अराइज हो रही है इन एक्ट के प्रोविजंस को इफेक्ट में लाने से, तो आप उन डिफिकल्टीज को भी हटा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी ऑर्डर दिया जाएगा इस सेक्शन में, उस ऑर्डर को आप हाउस ऑफ पार्लियामेंट के तहत रखेंगे। ठीक है, मतलब जो डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए ऑर्डर पास हुआ उन ऑर्डर्स की बात हो रही है। 24 में बात करते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग विजिलेंस, तो कहते हैं कि देखो जो भी एग्जिस्टिंग विजिलेंस था, मतलब जो 1919 वाली बात चल रही थी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जो भी काम किया, जो भी एक्शंस लिया, जो भी प्रोसीडिंग्स उनके सामने हुई थी, वो प्रोसीडिंग आप इनकंसिस्टेंट नहीं मानोगे। अगर मतलब वो इनकंसिस्टेंट नहीं है तो आप उनको हटाओगे नहीं, वो प्रोविजंस, वो जो भी चीज़ें सेक्शन नंबर 24 के तहत हुई, मतलब 1999 वाले जो सीवीसी थे उनके साथ उनके जो भी डिसीजंस होंगे वो इसके साथ मर्ज कर दिए जाएंगे। आप उसको एमी इग्नोर नहीं कर सकते या आप उसको इनकंसिस्टेंट नहीं बोल सकते। देखो सेक्शन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अक्सर न्यूज़ में एक वर्ड सुनते होंगे, ईडी ने ये कर दिया, तो वो जो ईडी का अपॉइंटमेंट होता है ना, वो इस सेक्शन के तहत होता है। तो सेक्शन पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगेगा, इसलिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिखा है। सेक्शन नंबर 25 में बात होती है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईडी। तो द डायरेक्टर ऑफ ईडी इज अपॉइंटेड एट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के तहत अपॉइंटमेंट उनका होता है। डायरेक्टर जो अपॉइंट हो रहा है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल कमिटी, जिस कमिटी में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेक्रेटरीज होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के, होम अफेयर्स के एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस के। अब इसको चलो इधर पढ़ के देखो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी ईडी को, ठीक है, और किसके रिकमेंडेशन पे, एक कमिटी के रिकमेंडेशन पे, जिसमें चेयरपर्सन होंगे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर,
मेंबर्स होंगे विजिलेंस कमिश्नर के, सेक्रेटरी होंगे कहाँ के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एज अ मेंबर, और उसके बाद बताते हैं कि सेक्रेटरी होंगे कहाँ के, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के, उनको भी हम मेंबर मानेंगे। सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के, उनको भी एज अ मेंबर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। आप इसके बाद यही चीज़ है कि जब आप रिकमेंड करते हो कि लोगों को आप एज ए ईडी अपॉइंट करो, तो यही देखना है जो पहले हमने डीएसपी वाले एक्ट में पढ़ा था कि आपको देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति की इंटीग्रिटी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और वो व्यक्ति एडिशनल सेक्रेटरी या गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके रैंक के नीचे का ना हो, और वो भी जो भी ऑफिस होल्ड करेंगे वो नॉट लेस देन 2 years होने चाहिए। फिर टेन्योर की बात यहाँ पे भी देख लीजिए कि एज पर द सीवीसी एक्ट द डायरेक्टर ऑफ ईडी हैज अ फिक्स टेन्योर ऑफ 2 years। The Delhi Special Police Establishment Act provides for the extension of the tenure of ED from 2 years to 5 years। और ये जो एक्सटेंशन होता है वो कैसे होता है, पहले आप 1 साल के लिए एक्सटेंड करोगे, फिर आप 1 साल के लिए करोगे, फिर 1 साल के लिए करोगे, तो जो टोटल पीरियड होगा ना वो 5 साल होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो आपके इनिशियल का अपॉइंटमेंट का समय था 2 साल का, वो इंक्लूड करते हुए 5 साल होना चाहिए। तो आपको 3 एनुअल एक्सटेंशंस मिल सकते हैं, और वो जो भी एक्सटेंशंस मिलते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में मिलते हैं, कमिटी के रिकमेंडेशंस में मिलते हैं इनिशियल अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, और जब एक्सटेंड किया जाता है तो रीजंस रिकॉर्ड किए जाते हैं इन राइटिंग। सेक्शन 26 में आपको नहीं पढ़ाऊंगी, ये अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 25 1946 के बारे में बात कर रहा है, मतलब DSPE एक्ट में जो अमेंडमेंट हुए थे उसके बारे में बात कर रहा है, ये हमने वहां पे पढ़ा है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन नंबर 4 पढ़ा है, सेक्शन नंबर 4A हमने पढ़ा है वहां पे, 4B पढ़ा है, इस तरीके से सेक्शन 6A तक हमने पढ़ा है इस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है सेक्शन नंबर 25 के लिए तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये रिपील एंड सेविंग की बात है, तो देखो हम लोग बहुत ही दयालु लोग हैं। हमारा क्या उद्देश्य है कि पुराना कानून हटाना तो है, पर पुराना काम हम जीरो नहीं कंसिडर करते। रिपील एंड सेविंग की मतलब यही होता है कि हम रिपील तो कर रहे हैं इस एक्ट को, लेकिन इस एक्ट के तहत जो काम हुआ है ना वो जीरो नहीं माना जाएगा, क्योंकि लॉ का काम क्या है, लॉ का काम कंटिन्यूटी को ब्रेक करना नहीं होता, बस वहां पे चेंजेस लाने होते हैं। तो चेंजेस तो हम लेकर आए, पर जो काम उन्होंने किया था वो काम आप जीरो नहीं कहोगे, या ये नहीं कहोगे कि वो काम बिल्कुल बेकार था। हमने बस लॉ को हटाया है, बाकी उनका जो काम है वो एज इट इज कंसिडर किया जाता है। तो ये था आज के लिए, थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई होगी पर आपको क्लैरिटी पूरी मिली होगी। आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करूंगी कि आप मेरे चैनल को कम से कम 5 से 10 लोगों से सब्सक्राइब जरूर करवाएंगे, 5 से भी करवा देंगे तो काफी होगा मेरे लिए। अगर कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप बिजनेस का लिंक दिया हुआ है, आपको ग्रुप है कम्युनिटी का, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और अगर ये PDF आपको चाहिए तो भी आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।